गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध IAS में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने जा रहे हैं कि प्राचीन इतिहास पढ़ते समय आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ों से हर समय पाला पड़ने वाला है जो बार बार रिपीटेशन होगा। तो हम उन सारे रिपीटेशन को, हम उन सारे शब्दों को आज यहीं बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार परेशान करेंगे। तो उस समय परेशान ना होकर के हम अभी ही इसका सल्यूशन बताते हैं कि कौन से ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ने के समय वो सब छोटी छोटी बातें आपको आएंगी। तो आइए आज हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के कालखंडों का बंटवारा किया गया है, यानी पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, कालखंड बांटा गया है। कौन कौन से? प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। किसे कहते हैं ये सब? प्राक इतिहास किसे कहते हैं? आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ईसवी पूर्व किसे कहते हैं? ईसवी किसे कहते हैं? BC AD क्या होता है? आज हम इन सारी चीज़ों को आपके सामने बताएंगे और फिर इसके बाद जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बार बार इन सब शब्दों की रिपीटेशन होती हुई है, रिपीटेशन मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को हम अभी आपको दिखाते हैं कि ये होती क्या चीज़ें हैं। प्राक इतिहास हम किसे कहते हैं? तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व तक के जो कालखंड है उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। हम किस आधार पे कहते हैं कि ये प्राक इतिहास है, प्री हिस्ट्री पीरियड है? किस आधार पे हम कहते हैं? तो इसके लिए हमारे विद्वान जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाए हैं। जैसे लेखन कला का ज्ञान नहीं, यानी कि जिस युग में लेखन कला का ज्ञान नहीं है उस युग को प्राक इतिहास काल कहा गया है। जिस काल का अपना कोई लेखन ज्ञान नहीं है उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। जैसे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ये सब ऐसे काल हैं ना तो लेखन कला का ज्ञान था ना कोई भाषा का ज्ञान था, केवल संकेत के आधार पर इन लोगों का जीवन यापन होता था। तो इस कालखंड को हम प्राक इतिहास कहते हैं। इसके बाद हम आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, किस कालखंड को कहेंगे? तो 3000 BC से लेकर 600 BC के कालखंड को हम आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। किस आधार पे हम कहेंगे इसे? तो इसका आधार यह है कि लिपि है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है, उस कालखंड को हम आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिस युग में लिपि तो है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग। एक सवाल यहाँ आती है, वैदिक युग क्यों? जबकि वैदिक युग में जो भी चीज़ें साहित्य की रचना हुई है उसे हम पढ़ सकते हैं, क्यों? जबकि इसकी लिपि पढ़ी भी गई है। आखिर क्यों हम इसको भी ऐसा कहते हैं कि आधे ऐतिहासिक काल में से हम रखते हैं? क्योंकि इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक साम्य नहीं है, अर्थात असमानता के कारण हम वैदिक युग को भी आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो साहित्य में चर्चा की गई है बड़े बड़े राजाओं की, जैसे महाभारत काल की चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं कि BC किसे कहते हैं, AD किसे कहते हैं, ईसवी पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं। तो इसे हम सिंपल सी भाषा में ये समझेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं घट चुकी है उसे हम ईसवी पूर्व कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता 2350 BC से 1750 BC के बीच में घटित हुई थी। इसका मतलब ये है कि 2350 BC का मतलब ये हुआ कि ईसा के जन्म के 2300 साल पहले वो घटना घट चुकी है। तो इसे हम BC में डिनोट करते हैं। तो जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घट चुकी है
उसे सिंबल के तौर पे BC लिखा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के रूप में लिखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटती है उसे हम AD लिखते हैं, एनो डोमिनी। जैसे अगर हमें 1200 ईस्वी लिखना है तो 1200 हम AD लिखेंगे। अगर हमें 1750 BC लिखना है, 1750 BC, इसका मतलब ये हुआ BC लग गया, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के वो बहुत पहले वो घटना घटी है। और AD लग गया, इसका मतलब ये है कि वो ईसा मसीह के बहुत बाद में घटनाएं घटी है। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास का एक कालक्रम रेखा फिक्स कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की घटनाएं हैं अनंत हैं, वो घटनाएं हम वो कहाँ से लेंगे। तो हमारे इतिहासकारों ने फिक्स कर दिया कि ईसा मसीह के 2.5 लाख साल पहले के जन्म के पहले की जो घटनाएं हम वहीं से लेंगे। तो 2.5 लाख हमने एक यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर दिया कि अब यहाँ से हम इधर ना जाएंगे और अब यहाँ से हम सीधे अब 0 तक चलना है हमें। तो 2.5 लाख, फिर 2 लाख, अब हम इसे कैसे करेंगे। तो 2.5 लाख BC हम कहेंगे, 2 लाख BC, 1 लाख BC, 50,000 BC, 3,000 BC। हमें यहाँ से अब यहाँ तक पहुँचना है, 0 तक पहुँचना है, यानी कि ये घटती क्रम में है। तो यहाँ जो भी घटनाएं लिखी जाती है वो घटती क्रम में लिखी जाती है। जैसे अगर हम पढ़ें ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो वो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1500 से 600 लिखा हुआ है, तो वहाँ ज़रूर ये BC लगा होगा, क्योंकि 1500 साल 1500 पहले आएगा, इसके बाद 600 आएगा। तो हमें ऐसे लिखा हुआ कहीं मिलेगा। तो जो ऐसा लिखा हुआ मिलता है वो उल्टा नहीं लिखा है, वो हम इसको 0 तक यहाँ ले जाते हैं। तो 2300 BC से लेकर 1750 BC, यही हम कालक्रम की बात कर रहे थे कि जो सिंधु सभ्यता की घटना है वो कब से कब तक था। तो यही 2300 BC से लेकर 2700 BC। तो हमें यहाँ से घटते हुए क्रम में यहाँ तक चलना है, तो इन सबके साथ BC लगेगा। अब आप एक घटना और पढ़े होंगे 57 BC। ये ऐसी घटना है, इसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो ईसा मसीह के कुछ 57 साल पहले एक विक्रमादित्य नाम के कोई राजा था, उसने अपने नाम से एक संवत चलाया जिसे हम विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं। फिर जब ईसा मसीह का यहाँ जन्म हो गया तो अब यहाँ से एक की गिनती शुरू हो गई। अब यहाँ से तिथि क्रम का ज्ञान होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे क्रम चलता है। फिर एक 78 साल ऐसा आता है, 78 का साल ऐसा आता है जहाँ कनिष्क एक राजा होता है और यहाँ पर उसने एक नया अपने नाम से संवत चलाता है जिसे हम शक संवत कहते हैं। तो यहाँ 2 हमें संवत याद रखना है। एक 57 BC में शुरू किया गया था, विक्रमादित्य ने शुरू किया था विक्रम संवत, और 78 ईस्वी में शुरू किया गया है AD में, 78 AD में शुरू किया गया शक संवत। तो आज हम 2020 में है, यानी कि 2020 हम AD में जी रहे हैं। तो ये BC और AC होता है, सिंपल सा समझ जाएं। अब कई बार एक प्रश्न आता है विक्रम संवत 57 BC, अब इसको फिर एक संवत है 78 ईस्वी। अब कई बार ये सवाल आया है कि विक्रमी संवत जैसे हमारा 2020 ईस्वी है, इसको हम विक्रमी संवत में कैसे बदलेंगे, विक्रमी संवत में कैसे बदलेंगे। तो 2020 हमारा अभी वर्तमान साल है, तो इसमें हम 57 जोड़ देंगे तो 2077 आएगा। ये हमारा विक्रम संवत है। हमने इसको जोड़ा क्यों, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 57 साल वो पहले ही वो आ गया था, तो हम तो अभी यहीं पर हैं, लेकिन वो 57 साल और पहले आ गया, तो हमको इसमें अपने ईयर में ऐड करना पड़ता है। तो विक्रमी संवत है। अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो इस कैलेंडर में आपको पहले ही पेज पे पहले ही फ्रंट पर दिखेगा विक्रम संवत कितना है 2077। तो ये 2077 हम कैसे निकालें, ये है कि आज हम वर्तमान ईयर में 57 साल पीछे वाला जोड़ देंगे तो ये विक्रम संवत निकलेगा। फिर इसे हम शक संवत में अगर कैसे कन्वर्ट करें, वर्तमान हमारा जो ईयर है शक संवत में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो हमें वर्तमान ईयर से
78 साल घटाना होगा। क्यों घटाएंगे हम? क्योंकि ईसा मसीह का जन्म यहाँ होता है और 78 साल के बाद ये शक संवत बनता है, तो 78 साल हमको घटाना पड़ता है, तब 1942 शक संवत आएगा। ये बहुत बार ऐसे एग्जाम में पूछा भी गया है, शक संवत और विक्रम संवत में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। वर्ष जानते हैं, दशक किसे कहते हैं? दशक किसे कहते हैं? 10 से 99 के बीच की जो संख्याएं दशक कहलाती है। जैसे आप सुनते होंगे 80 के दशक के पिक्चर खूब अच्छी बनती थी। 80 के दशक का मतलब ये हुआ कि 1980 की ये बात कहा जा रहा है। 1980 से लेकर के 90 के बीच की जो घटनाएं बनी होगी उसे हम 80 के दशक कहेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये 1975 में इमरजेंसी लगा था, ये कौन सी दशक में लगा था? तो जो भी ये अंक रहता है वही दशक कहलाता है। तो ये 70 के दशक में इमरजेंसी लगा था। तो 70 के दशक का मतलब ये हुआ 1970 से लेकर के 80 के बीच की जो घटनाएं हैं उसे हम दशक कहते हैं। तो ये दशक हो गया। जैसे अगर अब हम आपसे पूछें कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हो गया, कौन से दशक में ये घटना घटी? तो सीधा सीधा हम बताएंगे कि वो 90 के दशक की घटना है। तो 1990 से लेकर के 1900 यानी कि 2000 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं वो 90 के दशक कहलाएंगी। शताब्दी, शताब्दी किसे हम कहेंगे? तो जैसे शताब्दी, जैसे हम ये कहेंगे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये जो 2 अंक होता है ये शताब्दी डिनोट करता है। तो 19वीं शताब्दी हम कहेंगे कि 19वीं शताब्दी में हमारा देश आज़ाद हुआ? नहीं, 19वीं शताब्दी में हम 100 साल, 19 में हम 100 साल जोड़ते हैं तो ये आएगा 20वीं शताब्दी। तो हम ये कहेंगे कि हमारा देश 20वीं शताब्दी में आज़ाद हुआ। किस दशक में आज़ाद हुआ भाई? तो किस दशक में? 40 के दशक में हमारा देश आज़ाद हुआ, हम ऐसे कहेंगे। तो जैसे आज हम जी रहे हैं 2020 में, तो 2020 में कौन से दशक चल रहा है हमारा? अब हमारा तीसरा दशक शुरू हो जाएगा यहाँ से। कौन से शताब्दी है? तो 2 है यहाँ पे, हम 100 साल इसमें जोड़ते हैं 20 में तो 21 आता है। तो 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। तो 100 साल हमेशा आगे रहता है शताब्दी। फिर शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है। 1 से 50 साल, 1 से लेकर 50 साल के बीच की जो पहले घटनाएं घटती है उसे हम पूर्वार्ध कहते हैं, और जो 51 से 100 साल के बीच की घटनाएं घटती है उसे हम उत्तरार्ध कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम ये तो जान गए कि ये 20वीं शताब्दी है। अब 20वीं शताब्दी के हम ये कहेंगे कि ये पूर्वार्ध की घटना है या उत्तरार्ध की घटना है। तो हम देखते हैं कि 1900 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 50 के पहले और 50 के बाद। तो ये 50 के पहले की घटना है, तो इसे हम कहेंगे पूर्वार्ध की घटना, यानी कि हमें 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमें आज़ादी मिली। यही अगर 1975 की बात करें तो ये 19वीं यानी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ये घटना हो गई, यानी कि 50 के बाद की घटना है। तो ये उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कहा जाता है। जब अब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको हर जगह मिलेगा इस दशक के पूर्वार्ध, इस शताब्दी के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। तो वहीं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है, 50-50 को लिया जाता है। और सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, जो 1000 साल की घटनाओं को कहा जाता है मिलेनियम या सहस्त्राब्दी कहा जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब हमने कुछ और भी छोटी छोटी बातें लिया जो आप लोग शायद जानते तो होंगे। जैसे हमारे पुराणों में 4 युग की कल्पना की गई है। वो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग है। अब इन चारों युग में कुछ कुछ अवतार हुए हैं जो ऐसे ही जनरली जानना चाहिए हमें। ये पुराणों में, विष्णु पुराण में इसकी चर्चा की गई है। तो वो कौन कौन से युग हैं भाई? सबसे पहला हमारा कौन सा अवतार हुआ था? मत्स्य अवतार। पहली बार विष्णु भगवान मछली के अवतार लिए। इसके बाद कूर्म अवतार, इसका मतलब हुआ सूअर का अवतार, दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार वराह अवतार, ये धरती पे पहली बार
जानवर का ये था, पशु का ये अवतार था। इसके बाद चौथा अवतार नरसिंह अवतार था, यानी कि आधा मानव और आधा पशु के रूप में भगवान पहली बार अवतार लिए। फिर इसके बाद वामन अवतार लिए, पांचवा अवतार त्रेता युग में वामन अवतार लिए। इसमें बौना मनुष्य के रूप में विष्णु भगवान अवतार लिए। इसी त्रेता युग में ही परशुराम आए। इसके बाद फिर राम अवतार हुआ। जो अभी रामायण सीरियल चल रहा है ये त्रेता युग की ही कहानी दिखाई जा रही है। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण अवतार होता है। कृष्ण अवतार के बाद कल्कि अवतार होता है, और कल्कि अवतार के बाद अब आया है हमारा यहाँ कली युग आया है, कली युग। और इस कलयुग में ऐसा माना जाता है कि 10वां अवतार बुद्ध भगवान का हो चुका है। तो ये हमारे पुराणों में कही गई है। तो आज हमने आपको छोटी छोटी मगर बहुत काम की चीज़ें आज हमने बताया। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।